नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 9 और आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें आप पढ़ेंगे रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और पर्पस फैक्टर के बारे में, साथ साथ नाउन क्लास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रीजन फैक्टर। इसका पहला कंजंक्शन है बिकॉज। जब एक साथ कारण और परिणाम दिए गए हों तो परिणाम को पहले और कारण को बाद में लिखकर दोनों वाक्यों को बिकॉज से जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज पनिश्ड, ही स्टोल ए बुक। यहाँ पर ही वाज पनिश्ड ये रिजल्ट है और ही स्टोल ए बुक ये रीजन है। तो यहाँ पर रिजल्ट पहले, रीजन बाद में, तो यही क्रम होना भी चाहिए। रिजल्ट हमें पहले लिखना है, रीजन बाद में लिखना है, तब दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज का प्रयोग करेंगे तो कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही स्टोल ए बुक। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही गॉट वेरी लो मार्क्स। ये आवश्यक नहीं कि हमेशा आपको रिजल्ट वाला सेंटेंस पहले ही लगा मिले, रीजन वाला बाद में हो। तो इसको आप अरेंज कर सकते हो कि रिजल्ट को पहले लिखें और रीजन को बाद में लिखें। तो पहले आप लिख लेंगे ही गॉट वेरी लो मार्क्स और पहले वाला सेंटेंस बाद में हो जाएगा, तब दोनों सेंटेंस के बीच में बिकॉज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इसका नेक्स्ट कंजंक्शन है वाई, और वाई को हिंदी में कहते हैं कि क्यों। जब किसी वाक्य में रीजन या काज शब्द दिए गए हो और दूसरा वाक्य नॉर्मल हो, साधारण हो, तो जिस वाक्य में रीजन या काज नहीं लिखा है उस वाक्य से पहले वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस इज द रीजन ही वाज पनिश्ड। तो यहाँ पहले सेंटेंस में लिखा है दिस इज द रीजन और दूसरा सेंटेंस नॉर्मल लिखा है। तो जो नॉर्मल सेंटेंस है उस वाक्य से पहले वाई का प्रयोग करेंगे, यानी ही वाज पनिश्ड नॉर्मल सेंटेंस, उसी से पहले वाई का प्रयोग करेंगे तो कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द रीजन वाई ही वाज पनिश्ड। अगला एग्जांपल, कैन यू टेल मी द काज ही केम हियर। तो पहला सेंटेंस ऐसे लिख लेंगे कैन यू टेल मी द काज, और जो दूसरा नॉर्मल सेंटेंस है उससे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई ही केम हियर। इसका नेक्स्ट कंजंक्शन देखिए, सो डॉट डॉट दैट। इसको हिंदी में कहते हैं इतना डॉट डॉट की। यदि एक वाक्य में वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली जैसे शब्द दिए गए हों, दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट आया हो, तो जिस वाक्य में वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली लिखे हैं तो इन शब्दों को हटा करके इन्हीं शब्दों की जगह पर सो का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य से पहले दैट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी। यहाँ पर पहले सेंटेंस में वेरी लिखा है, दूसरा सेंटेंस नॉर्मली ऐसे लिखा है लेकिन उसमें कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। और एक बात और ध्यान रखिए, कैन और नॉट अलग अलग कभी नहीं लिखा जाता, ये हमेशा इकट्ठा ही लिखा जाता है। तो ये कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, जहाँ वेरी लिखा उसके पर सो लिखेंगे, ही इज सो पुअर, और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, दैट ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी। अगला है, आई वॉज वेरी बिजी, आई कुड नॉट हेल्प यू। तो इसको लिखेंगे आई वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट, कंडीशनल फैक्टर। यहाँ पर तीन कंजंक्शन है, इफ, अनलेस, अदरवाइज। इन तीनों का प्रयोग ही एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। फिर भी इफ देखते हैं, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया गया हो, दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस का हो, तो पहले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब हटा करके इफ लिख देंगे और कामा लगा करके दूसरा वाक्य लिखा जाएगा। जैसे विल यू कम टू मी, आई शैल हेल्प यू। तो जो पहला सेंटेंस है वो फ्यूचर का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है। अगर वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया गया तो वो हेल्पिंग वर्ब हटा करके इफ लिखेंगे और कामा लगा करके दूसरा लिखा जाएगा, दूसरा फ्यूचर टेंस में है, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। अगला एग्जांपल देखो, डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, यू विल हैव टू गो टू मुंबई। यहाँ पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया, दूसरा फ्यूचर टेंस का है। तो पहले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, इफ लिखेंगे, इफ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया यू विल हैव टू गो टू मुंबई। इफ के साथ कुछ और टेंस सीक्वेंस रहते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर इफ से जुड़ने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसके साथ जो दूसरा आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, जैसे ऊपर के एग्जांपल्स में बताया गया था। एक और क्रम होता है, इफ पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी वाक्य में सपोजिशन होती है तो इफ से जुड़ने वाला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और काम लगाकर दूसरा होगा फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट। आप सोचेंगे फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। फ्यूचर का मतलब है विल और शैल, जिसमें
ओरिजिनल रूप में होती है विल। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण लेते हैं, उसमें आप जानते हैं दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। लेकिन हैज है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज हैव से बनाई हुई हेल्पिंग वर्ब है। हैव मेन फॉर्म है और उसको जब सिंगुलर नंबर फॉर्म करते हैं तो हैव प्लस एस ए एस तो मिलकर के बनता है हैज। इसी प्रकार से जब फ्यूचर टेंस है तो उसमें विल और शैल होते हैं, और विल शैल में से ओरिजिनल फॉर्म में होती है विल, और उसका जब पास्ट फॉर्म करेंगे, पास्ट का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, और विल का सेकेंड फॉर्म होता है वुड। तो फ्यूचर पास्ट शब्द का तो यहाँ पर आएगा वुड, और इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ऐसा ही सपोजिशन होता है, और इसका अगला क्रम होता है इफ पास्ट परफेक्ट टेंस, और काम लगा कर दूसरा होगा फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है वुड लगाएंगे, फिर हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी इफ के साथ में हमेशा सपोजिशन कैसी होती है, जैसे अगर सपोज करते हैं फ्यूचर टेंस में, जैसे यदि वह परिश्रम करेगा तो वह सफल होगा। तो यदि वह परिश्रम करेगा फ्यूचर टेंस का है, वह सफल होगा ये भी फ्यूचर टेंस का है। तो इफ से जुड़ने वाला वाक्य हमें फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। जब कल्पना करते हैं फ्यूचर टेंस की तो उसे लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए बताया इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और काम लगा के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस में कल्पना करते हैं, तब कल्पना थी इमेजिनेशन कर रहे थे फ्यूचर टेंस में, अब इमेजिनेशन कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर वह मेहनत करता तो वह सफल हो जाता। तो यहां पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं जस्ट प्रेजेंट में। अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट टेंस में है तो इफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। सबसे पहले वाला जो सेंटेंस था इफ ही वर्क्स हार्ड का आ जाएगा और ही विल पास होगा, और इस सेंटेंस में होगा इफ ही वर्कड हार्ड और ही वुड पास। और इसके साथ में जब आता है इफ पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ऐसा होगा, हिंदी में कहा जाएगा अगर उसने मेहनत की होती। यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंचेगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता, तो उधर वाला बनेगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वुड हैव पास्ड। इसका अगला कंजंक्शन देखिए अनलेस। कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस का भी प्रयोग किया जाता है, और अनलेस जिस वाक्य से पहले आता है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित होता है, और अनलेस से जुड़ने वाला वाक्य कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखो, सॉरी, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो इसको ऐसे करेंगे, वर्क हार्ड अनलेस यू पास। जो पहला सेंटेंस है उसमें उसका निगेटिव हटा दिया, मेहनत करो जब तक कि तुम पास ना हो जाओ। तो दूसरा सेंटेंस भी निगेटिव था, उसके भी निगेटिव को हटा दिया, तो सेंस के आधार पर हमने पहले सेंटेंस को भी निगेटिव हटाया। अनलेस से अगर इसको जोड़ना चाहे तो अनलेस से जुड़ जाएगा, और इसको चाहो तो इफ से भी जोड़ सकते हो। तो हमें दोनों सेंटेंस के निगेटिव को बनाए रखना है, तो वैसे कहा जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो वही सेंटेंस इफ से भी जुड़ जाएगा और अनलेस से भी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कीप ट्राइंग यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस से अगर जोड़ते हैं तो ऐसा होगा कीप ट्राइंग अनलेस यू सक्सीड। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए जब तक कि कामयाब ना हो जाओ। और यही सेंटेंस अगर हम इफ से जोड़ते हैं तो हमें निगेटिव नहीं था जबकि, तब भी लगाना पड़ जाएगा, इफ यू डोंट कीप ट्राइंग यू विल नॉट सक्सीड। इसी प्रकार से ऊपर के सेंटेंस में दोनों सेंटेंस निगेटिव थे तो दोनों के निगेटिव को हटाया जब अनलेस से जोड़ा, लेकिन इफ से जोड़ा तो दोनों नॉर्मल जुड़ गए। और यही सेंटेंस जब वर्तमान वाला अनलेस से जब जोड़ा तो दोनों नॉर्मल ऐसे जुड़ गए, केवल दूसरे सेंटेंस के निगेटिव को हटाया और प्रेजेंट टेंस में रखा। ये भी बात खासियत बात है कि अनलेस कंडीशनल है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं होगा। इसका अगला कंजंक्शन है अदरवाइज। जब किसी कार्य के ना करने से दूसरा कार्य करना पड़ता है तो अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। जैसे स्पीक द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, तो बन जाएगा स्पीक द ट्रुथ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अगर इसको भी इफ से जोड़ना चाहे तो ऐसे कर देंगे, इफ यू डोंट स्पीक द ट्रुथ। सेंटेंस के अर्थ को समझ लें तो बनाएंगे इफ यू डोंट स्पीक द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड। अगला सेंटेंस डू नॉट मूव आई विल शूट यू, तो अदरवाइज से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा डू नॉट मूव अदरवाइज आई विल शूट यू। या फिर इफ से अगर जोड़ना चाहते तो ऐसे कर दें इफ यू मूव आई विल शूट यू।
नेक्स्ट है कंपैरिजन फैक्टर, इसका पहला कंजंक्शन है सो एज या एज एज। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की एक ही तरह की समान विशेषता दी गई हो तो उस विशेषण को सो एज या एज एज के मध्य में लिखते हैं। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिख करके हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, वर्ब भी लिखते हैं। और हमें दोबारा वर्ब लिखने की इसलिए आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत ये होती है कि इसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज क्लेवर, हिज ब्रदर इज आल्सो क्लेवर। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ही और हिज ब्रदर, और इन दोनों के पास में एक ही तरह की इक्वल क्वालिटी है, वो क्वालिटी है क्लेवर। तो जिस सब्जेक्ट को चाहे उसको हम पहले लिख सकते हैं। मान लीजिए ही से ही शुरू किया, ही इज, और क्वालिटी थी क्लेवर, क्लेवर को सो एज या एज एज के बीच में लिख दिया, ही इज सो क्लेवर एज। और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिख लेंगे हिज ब्रदर, और जो दूसरे वाक्य की वर्ब है वो लिख ली जाएगी। और अगर हम वर्ब नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस में अधिकतम एक ही फाइनाइट वर्ब होती है जो पहले ही इज आ चुकी है। हमें दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता इसमें अवश्य पड़ेगी। नेक्स्ट, आई एम टॉल, यू आर इक्वली टॉल। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति आई और यू, और दोनों के पास एक ही तरह की इक्वल क्वालिटी, वो है टॉल। तो जिस सब्जेक्ट को चाहो उसको हम पहले लिख सकते हैं, आई एम सो टॉल एज यू आर। ये ध्यान रहे कि बाद में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी, मेन वर्ब कभी भी नहीं लिखनी, भले ही उस टेंस में ना दी हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा नहीं आती है, लेकिन आपको लिखना वो हेल्पिंग वर्ब ही है, ये ध्यान रहे, तो उसी टेंस की होनी चाहिए। इसका अगला कंजंक्शन देन। देन की स्पेलिंग में ध्यान रखिए, THEN वाला भी होता है, THAN वाला भी होता है। THAN वाला जो होता है ये कंपेयरिंग कंजंक्शन है, और THEN समय सूचक कंजंक्शन है। कंजंक्शन दोनों है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शंस हैं। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की एक ही तरह की असमान विशेषताएं दी गई हों तो उस विशेषण वाले कर्ता को पहले लिखते हैं जिसके पास वो विशेषता ज्यादा हो, और फिर जो विशेषता है उसका कंपैरेटिव डिग्री करके कंपैरेटिव कंजंक्शन लगाते हैं। फिर दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिख करके हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज वाइज, आई एम मोर वाइज। यहाँ पर 2 व्यक्ति ही और आई, दोनों के पास क्वालिटी एक ही तरह की है, वाइज, जिसमें से किसी एक के पास वो क्वालिटी कुछ ज्यादा है। किसके पास? आई के पास। तो आई सबसे पहले लिखा जाएगा, आई उसी टेंस की हेल्पिंग, एम, यहाँ वाइज से पहले मोर लगा था क्योंकि तब किसी से कंपेयर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, वाइज में ER जोड़ा जा सकता है, तो मोर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लिखा जाएगा आई एम वाइजर, कंपैरेटिव कंजंक्शन देन, और पहले वाक्य सब्जेक्ट को लिख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब, आई एम वाइजर देन ही इज। अगला एग्जाम्पल, शी इज इंटेलिजेंट, हर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर हर सिस्टर के पास वो क्वालिटी ज्यादा है, तो उसको पहले लिखा जाएगा हर सिस्टर इज मोर इंटेलिजेंट देन शी इज। नेक्स्ट है कंट्रास्ट फैक्टर, और कंट्रास्ट फैक्टर का एक ही कंजंक्शन है, दो या आल्दो। दो या आल्दो के साथ में एट का प्रयोग किया जा सकता है, बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस सिंटेक्स के लिए ध्यान रखिएगा आप। जब एक साथ 2 विरोधी विचारधाराएं दी जाती हैं तो पहले वाक्य से पहले दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं, और बीच में चाहे तो कामा लगा सकते हैं या फिर एट कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही पास्ड, उसने मेहनत नहीं की वह पास हो गया। जैसे उसने मेहनत नहीं की तो इसके सकारात्मक विचार ये आना चाहिए था कि वह फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक विचार ना आकर के उसके विरोध में विचार गया है कि वह पास हो गया, तो बनाएंगे ऑल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही पास्ड। अगला है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास, ये भी जस्ट अपोजिट में थॉट है, तो बनाएंगे दो ही वर्कड वेरी हार्ड एट ही कुड नॉट पास, या फिर केवल कामा लगाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर्पस फैक्टर, और पर्पस फैक्टर का पहला कंजंक्शन सो दैट। सो दैट को हिंदी में कहते हैं ताकि या जिससे कि। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब एक वाक्य में कार्य दूसरे में उद्देश्य दिया हो तो सो दैट से दोनों वाक्य जोड़ते हैं, और सो दैट से जिस वाक्य से पहले सो दैट का प्रयोग करेंगे उस वाक्य में मे या माइट का प्रयोग करेंगे। मे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के लिए आएगी, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास, यहाँ पर पहले सेंटेंस में एक्शन है, दूसरे सेंटेंस में उसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य दिखाने वाले सेंटेंस को सो दैट से जोड़ेंगे। और वांटेड टू ये कार्य नहीं था, यहाँ उसका ये उद्देश्य नहीं था, ये उद्देश्य ये है कि पास होना, तो पास होने के लिए हम माइट का प्रयोग कर लेंगे, वांटेड टू हटा देंगे, बन जाएगा
ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, पास्ट टेंस में इसलिए माइट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू कम हियर यू मे रीड, तो इसको बनाएंगे यू मे कम हियर सो दैट यू मे रीड। नेक्स्ट कंजक्शन लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब पहला वाक्य साधारण हो, दूसरे वाक्य में शुड लगा हो तथा निगेटिव हो, तो दूसरे वाक्य निगेटिव को हटाकर लेस्ट से जोड़ते हैं। जैसे वॉक केयरफुली यू शुड नॉट फॉल, तो इसको ऐसे लिखेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, निगेटिव हटा देंगे, लेस्ट निगेटिव कंजक्शन है तो इसका सेंटेंस निगेटिव नहीं रखना है। अगला एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड यू शुड नॉट फेल, तो इसको बनाएंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट है नाउन क्लास फैक्टर, नाउन क्लास फैक्टर का पहला कंजक्शन दैट, जब दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हो या दूसरा वाक्य पहले वाक्य का कथन हो तो दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो डायरेक्ट नेगेटिव का ही है एक प्रकार से, तो बन जाएगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है आई नो यू आर इनोसेंट, इसको बनाएंगे आई नो दैट यू आर इनोसेंट। नेक्स्ट कंजक्शन है वेदर, वेदर का प्रयोग कब करते हैं? यदि किसी वाक्य में चॉइस या डाउट हो तब वेदर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रहे कि डाउट शब्द या सस्पेक्ट शब्द जैसे दिए गए हैं तो जरूरी नहीं कि संदेह है या नहीं है, अगर संदेह है तो ही वेदर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं निगेटिव सेंटेंस लिखा है आई डू नॉट डाउट, तो इसका मतलब संदेह नहीं है, तब ऐसे वाक्य में दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वेदर का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी सेंटेंस में चॉइस हो या डाउट हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम आई डू नॉट नो, इसका मतलब वो उसे डाउट है, उसे नहीं पता है, तो बनाएंगे आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है आई एम नॉट श्योर ही मे बी इनोसेंट, मैं निश्चित नहीं हूँ वो निर्दोष हो सकता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे आई एम नॉट श्योर वेदर ही मे बी इनोसेंट। अब इसके अलावा सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो डायरेक्ट नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में आपने कंजक्शंस पढ़े थे वो सब के सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कंजक्शन वो भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, या कंजक्शंस के माध्यम से आप कंबाइन कर सकते हैं उनसे भी। जैसे आई डू नॉट नो वेयर डज ही लिव, तो इस सेंटेंस पहला सेंटेंस तो लिखा है आई डू नॉट नो नॉर्मल है, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें इंट्रोगेशन को असर्टिव करना होता था, तो वैसे यहाँ पर भी असर्टिव किया जाएगा, तो बनाएंगे आई डू नॉट नो, फिर वेयर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको कंजक्शन के रूप में रखना, तो कंजक्शन जब बनाएंगे तो वेयर रहेगा। इसके बाद में अगर हम हेल्पिंग लगाते हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही बना रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट पहले कर लिया। अब जब सेंटेंस असर्टिव बन जाता है तो हमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो डज नहीं लगेगा। जब डज नहीं लगेगा तो मेन वर्ब में ऐसे ही यस लग जाएगा, लिव्स हो जाएगा, यानी पूरा बनेगा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अगला प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लीज टेल मी, फिर उसके बाद व्हाट कंजक्शन के रूप में रखेंगे, फिर कंजक्शन के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है योर नेम, तो योर नेम पहले आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब इज जो पहले लगी ये बाद में हो जाएगी, व्हाट योर नेम इज। ये थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और आज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त होते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है, इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज नोट करनी है, तो मैं सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ, आपको नोट करना है, और अगले वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आप वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा। ए फॉक्स वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, सी saw some grapes, those grapes were hanging from a vine. A man killed a boy, the police arrested him. The thief came to my house, he was caught by the police. Do not go out in the sun, you will fall ill. Gandhiji made our country free, he was shot by one of our countrymen. He did not come to school today, do you know the reason? He does not work hard, he must fail. He failed badly this year, I want to know the reason. He has been very unfortunate, he is always cheerful. He is a lazy boy, the other boys in the class are not equally lazy. He is going to Kanpur, everybody knows it. He is poor, he is always generous to the needy. He is rich, he is not happy. He is very honest, I do not doubt about it. He is very poor, he cannot buy a book. He lives at some place, nobody lives there. He waited for his brother, he waited till his arrival. He was innocent, this was his statement, it was wrong. He was quite tired, he could scarcely stand. He was walking in the morning, he saw a snake.
He will come today. I do not know the exact time. He will not pass this year, it is certain. Honesty is the best policy, that is known to all. I am going somewhere, you do not know it. I am going to Mumbai, none knows it. I bought a pen a few days back, I have lost it. I heard the news, I went to the hospital is not far from my house. I met my friend yesterday, he lives at Allahabad. Allahabad is a sacred city of the Hindus. I was going on the road, I saw two dogs, they were fighting. I went to the station yesterday, the train had left. It is clear you have committed a crime. It is very simple, a child can understand it. It was very stuffy last night, I could not sleep. Mohan worked hard, he wanted to stand first in the class. My brother will come from Delhi, I do not know the time. तो आप वीडियो रोक करके ये सारी एक्सरसाइज नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में इसका सलूशन मैं बताऊंगा, आप चेक कीजिएगा कि आपने कितना सीखा है। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.